हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 17 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए। तो इसका आंसर है 23 किले। अर्थात पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। बात करूं मैं पुरंदर की संधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। और इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि से अर्थात पुरंदर की संधि से शिवाजी ने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए थे। और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। और इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था और उसे 5,000 का मनसब दिया गया था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। और मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब का प्रतिनिधि था। और इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि से अर्थात पुरंदर की संधि से शिवाजी ने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए थे। और शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अर्थात इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा था। और इस संधि के तहत अर्थात पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था और उन्हें 5,000 का मनसब भी दिया गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो उसका आंसर है वर्ष 1885 में बम्बई में। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में अर्थात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर है JB कृपलानी ने। अर्थात भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। और इस समिति में कुल 12 सदस्य थे और इस समिति की अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। बात करूं मैं अन्य समिति और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में, तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये सभी पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय को मोजार्ट और मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो इसका आंसर है AR रहमान को। और AR रहमान को द मोजार्ट और मद्रास के नाम से जाना जाता है। और वह एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और निर्माता हैं। और AR रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं। और AR रहमान ने अभी तक कुल 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेलाटा या ब्यालता लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य से। अर्थात बेलाटा या ब्यालता लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। और यह नृत्य फसल के मौसम के समाप्त होने का प्रतीक है। बात करूं मैं कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के संदर्भ में, जैसे कि यक्षगान, हुतरी, सुगी, कुनिथा, करगा और लंबी आदि। बात करूं मैं अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण नृत्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि कथकली और यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है चांगलो और यह नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट है छऊ नृत्य और यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि इनसेट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली।
अर्थात इनसैट का पूरा नाम इंडियन नेशनल सैटेलाइट या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक अर्थात सेंचुरी किस देश के खिलाफ बनाया। इसका आंसर है बांग्लादेश के खिलाफ। बात करूं मैं सचिन तेंदुलकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बनाया था। और सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां शतक बनाया। और सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। और सचिन तेंदुलकर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ था। और सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में वर्ष 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। और सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम पेइंग इट माई वे है। और सचिन तेंदुलकर वर्ष 2014 में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। और वह भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर है मैरी कॉम की। और मैरी कॉम मणिपुर की मुक्केबाज खिलाड़ी है। और मैरी कॉम लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। और मैरी कॉम वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। बात करूं मैं मैरी कॉम को प्राप्त पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री, वर्ष 2013 में पद्म भूषण और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। इसका आंसर है वर्ष 1928 में। अर्थात बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ था। बात करूं मैं बारदोली सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली में हुआ था। और इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और यह एक किसान आंदोलन था। अर्थात बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जो सरकार के द्वारा लगान या कर की दर में 30% वृद्धि के विरोध में चलाया गया था। और इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी समय अर्थात बारदोली सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। और कस्तूरबा गांधी, मनुबेन पटेल, शारदाबेन और शारदा मेहता आदि महिलाओं ने इस सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। और बारदोली सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए ब्लूमफील्ड तथा मैक्सवेल समिति का गठन किया था। और इस समिति ने अर्थात ब्लूमफील्ड तथा मैक्सवेल समिति ने लगान वृद्धि को अनुचित माना था और लगान की दर को 30% से घटाकर 6% किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु नदी किस राज्य में बहती है। इसका आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमयोक से प्रवेश करती है। बात करूं मैं सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिंधु नदी 3 देशों चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के पास से है। और सिंधु नदी का मुहाना अर्थात सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अब बात करूं मैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, जैसे कि झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, नुब्रा नदी, हुंजा नदी, सिगर नदी और जास्कर आदि प्रमुख नदियां हैं। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर ही बहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। इसका आंसर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अर्थात -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होते हैं। और यह इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है।
इसका आंसर है कलिंग राजा खारवेल से, अर्थात हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। और हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और यह शिलालेख अर्थात हाथी गुफा शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। और यह शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। और इस शिलालेख में जैन धार्मिक प्रतीक भी हैं। और इस शिलालेख की खोज अर्थात हाथी गुफा शिलालेख की खोज 19वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में इतिहासकार ए स्टर्लिंग ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है। इसका आंसर है आयरन, अर्थात लेटराइट मिट्टी में आयरन या लोहा अधिक पाया जाता है। और इसे अर्थात लेटराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। और लोहा ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का अर्थात लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर है सिंह विष्णु। बात करूं मैं सिंह विष्णु संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित थी। और यह अर्थात सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। और सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और किरात तुर्जनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनानियों ने कौन सी कला विकसित की थी। इसका आंसर है गांधार कला। और गांधार कला शैली विशुद्ध रूप बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला शैली है, अर्थात पत्थर की मूर्ति कला शैली है। और इसका उदय अर्थात गांधार शैली का उदय कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। और तक्षशिला, कपिसा, पुष्कलावती, बामियान, बेग्राम आदि गांधार शैली के प्रमुख केंद्र थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर है पूंजीगत प्राप्त श्रेणी में, अर्थात विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को पूंजीगत प्राप्त श्रेणी के रूप में रखा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस रासायनिक प्रक्रिया से चीनी कार्मेल सिरप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर है कार्मेलाइजेशन की प्रक्रिया से। और चीनी को कार्मेल में बदलने की रासायनिक प्रक्रिया को कार्मेलाइजेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क नृत्य महोत्सव हर वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। उसका आंसर है दिसंबर माह में। और कोणार्क नृत्य महोत्सव हर वर्ष दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। और यह उड़ीसा राज्य के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने होता है। और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। इसका आंसर है चौथी अनुसूची। और भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। बात करूं मैं भारतीय संविधान की अन्य महत्वपूर्ण अनुसूचियों के संदर्भ में, जैसे कि 8वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। और नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।